का स्वागत। जब से अमेरिका में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, तब से मुझे लगता है कि हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई। अभी यूएस एड के नाम पर 21 मिलियन डॉलर की मदद जो है हमारे देश में वोटर टर्नआउट के लिए दी गई, और ट्रंप साहब ने नाम लेकर कहा कि ये मदद मैंने अपने परम मित्र मोदी साहब को दी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये मदद किसको दी गई और क्यों दी गई। भारत एक लोकतंत्र है, हमारे अपने संसाधन है, हमें विदेशी मदद की क्या जरूरत आन पड़ी। और ये वोटर टर्नआउट के लिए जो मदद हुई है, ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश के जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास है। और आपने अभी सुना होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता की, और महाराष्ट्र के चुनाव में जिस ढंग से धांधली हुई, उन्होंने तथ्यों के साथ अपनी बात मीडिया के सम्मुख रखी कि पार्लियामेंट चुनाव के बाद विधानसभा के जो चुनाव है, कितने नए वोटर जोड़े गए। वो पूरी तथ्यों के साथ उन्होंने बात रखी। लेकिन देश का जो निर्वाचन आयोग है या मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो इसका जवाब नहीं दे पाए। हालांकि चुनाव आयोग से ये अपेक्षा की जाती है कि चुनाव आयोग देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाए। कहीं ये पैसा जो हमें यूएस से मिला, वो जो वोटर टर्नआउट हुआ उसको प्रभावित करने का प्रयास तो नहीं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ईवीएम को लेकर हमेशा से संदेह जो है व्यक्त किए हैं विपक्ष के नेताओं ने, और आज पूरी दुनिया में जो भी परिपक्व लोकतंत्र है, वह ईवीएम से चुनाव नहीं होता। हम अमेरिका की बात करें, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, या यूरोप के जो तमाम देश जहां लोकतंत्र है, वहां ईवीएम से चुनाव नहीं होता। और जहां ये ईवीएम बने हैं, वहां भी जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होता है। और ट्रंप साहब ने एक बात और कही कि मुझे ईवीएम पे विश्वास नहीं, कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती। तो शायद हो सकता है कि ये सुझाव उन्होंने अपने परम मित्र हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब को दिया हो। अब उस पर कितना गौर करते हैं देखते हैं। और जब वो मोदी साहब अमेरिका की यात्रा कर रहे थे, बड़ा बढ़ा चढ़ाकर उनके जो संबंध है ट्रंप साहब, उन्हें मीडिया में उजागर किया जा रहा था। उसी समय जो अवैध रूप से जो अप्रवासी अमेरिका में थे, हालांकि हम उनका समर्थन नहीं करते, उनका जिस ढंग से वो अवैध तरीके से वहाँ गए,
किस तरह से उनको हथकड़ियां लगाकर सैनिक विमान में भारतवर्ष भेजा गया। ये देश के सम्मान में बहुत बड़ी चोट थी। और जबकि जो रूस और चीन के अवैध प्रवासी वहां पकड़े गए, उन्हें नागरिक विमान से भेजा गया। ये भेदभाव क्यों? ये भी एक बहुत बड़ा जो है प्रश्न है। और आज हमारे देश की जो गलत आर्थिक नीति है, उस वजह से पिछले कुछ महीनों से 87 लाख करोड़ जो है निवेशकों के मार्केट में डूबे। क्या कारण है, ये समझने की जरूरत है। हमारा जो रुपया है वो लगातार गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। और यही नरेंद्र मोदी जी थे जब विपक्ष में, कि जब रुपया गिरता तो देश की साख गिरती। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज लगातार रुपया गिर रहा है तो क्या देश की साख नहीं गिर रही? जिस तरह से अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि जब मोदी साहब गए, हमें उम्मीद थी कि हिमाचल प्रदेश का जो सेब उद्योग है काफ़ी संकट से गुजर रहा है। हमें उम्मीद थी कि जो वायदा उन्होंने हिमाचल की जनता से चुनाव के समय किया था, वो उस वायदे को पूरा करेंगे और 100% शुल्क लगाएंगे। क्योंकि जब वो पिछली बार गए तो जो 50% शुल्क था उसे घटा के 30% कर दिया। इस बार तो मुझे लगता नहीं कि इस पर कोई जो है चर्चा भी हुई है। लगातार हिमाचल की जो आर्थिकी है वो गिर रही है। हिमाचल में बागवानी एक प्रमुख हमारी आय का जो है स्रोत है। लगातार आप देख रहे होंगे कि मौसम की प्रतिकूलता के चलते लगातार जो है हमारे उत्पादन में गिरावट आ रही है। अगर हम विश्व के मुकाबले देखें तो हमारी जो प्रति हेक्टेयर हम 6 से 7 टन यहाँ सेब पैदा करते हैं, जबकि जो दूसरे विश्व के देश हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा 50 से ज़्यादा टन से ज़्यादा जो है उत्पादन होता है। क्योंकि समय के रहते हम अपने जो हमारे सेब के बगीचे हैं उनको हम जो है मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहे। और जब कांग्रेस की सरकार पिछली बार थी तो 1134 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो बागवानी के लिए जो है सैंक्शन हुआ था। और अगर ये 1134 करोड़ का पूरी तरह उपयोग होता तो काया कल्प हो सकता था। और मैंने तो ये विधानसभा के पटल में भी प्रश्न पूछा कि उस पैसे का किस तरह से इस्तेमाल हुआ। लेकिन मुझे दुख है कि उस पैसे का ढंग से इस्तेमाल नहीं हुआ। आने वाले समय में भी मैं इस मामले को विधानसभा में उठाने वाला हूं, क्योंकि कम से कम जो सेब बहुल क्षेत्र है वहाँ इस पैसे का जो है बिल्कुल उपयोग नहीं हुआ। अब पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या उस समय जो बागवानी मंत्री थे, उन्होंने इस पैसे का सही उपयोग नहीं किया। क्योंकि उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि यहाँ हम नर्सरियाँ स्थापित करेंगे। और आज आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं बात आती है कि जो अवैध नर्सरियाँ दूसरे प्रदेशों से, खासकर कश्मीर से, वो अवैध रूप से यहाँ आ रहा है। और विदेशों से जो आयात किया जा रहा है, वहाँ प्रश्न उठता है कि क्या क्वारंटीन जो किया जा रहा है जो बाहर से यहाँ पे नर्सरी आती है,
और जो भी बाहर से नर्सरी आती है वो बहुत महंगी है। 600-700 रुपये से कम कोई प्लांट नहीं आता, जो बहुत मुश्किल। और आज तक मुझे इस बात का दुख है, पिछली बार हम बागवानी विश्वविद्यालय सोलन गए कि हम कोई इंडिजिनस हम नर्सरी यहाँ पैदा नहीं कर सके। मैंने एक प्रश्न वहाँ बैठक में भी कहा कि आपकी अगर रिसर्च हो रही है तो आप कृपा करके ये बताइए कि इतने सालों में आपने जो रिसर्च की, क्यों आज तक हमें विदेशों पे हमारी निर्भरता है। मैंने इस बात को लेकर प्रदेश के जो बागवानी मंत्री उनसे भी जो है बात की है। आज ज़रूरत इस बात की है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नर्सरियां हैं, हम उनके कोलैबोरेशन से अपने देश में यहाँ नर्सरियां स्थापित करें, क्योंकि यहाँ की जो हमारी सॉइल है, हमारा जो क्लाइमेट है, जिन देशों से यहाँ नर्सरी आती है उनसे बिल्कुल अलग है। तो हम यहाँ के जलवायु के मुताबिक, यहाँ की जो सॉइल कंडीशन है उसके मुताबिक यहाँ जो है अगर नर्सरी का उत्पादन करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे बागवानों को इसका बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। और मुझे इस बात का कहने में कोई संशय नहीं है कि 1134 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है, उसका सही इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। और आने वाले समय में मैंने विधानसभा में निर्णय लिया है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि जो कंडीशन थी, जो एग्रीमेंट हमारा वर्ल्ड बैंक से हुआ था कि ये पैसा कहाँ खर्च होगा, क्या वास्तव में ये पैसा वहाँ खर्च हुआ। क्योंकि मुझे इस बात की इन्फॉर्मेशन दी गई जब मैंने विधानसभा में प्रश्न पूछा कि 70% से ज़्यादा पैसा जो है खर्च हुआ। तो इस बात को हम आने वाले वक्त में, इस मुद्दे को हम विधानसभा में उठाएं। थैंक यू। वो यहाँ आई उस वक्त हमारी जो विधानसभा की कमेटी, हमारी जो लोकल फंड्स अकाउंट कमेटी है, उस कमेटी का दौरा था, तो मैं मौजूद यहाँ नहीं रहा। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक पार्टी के विधायकों ने, पार्टी के लोगों ने उनसे बात की और उन्होंने फीडबैक लिया। और जब मैं आया तो मेरी भी उनसे यहाँ बात हुई। मुझे ये लगता है कि रजनी पाटिल जी एक ऐसी नेता हैं जिन्हें हिमाचल की बहुत ज़्यादा जानकारी है। वो पहले भी यहाँ पीआरओ रही हैं, उनकी देख रेख में हिमाचल प्रदेश में संगठन के चुनाव हुए, और जब वो हिमाचल की प्रभारी बनी उसके बाद भी उन्होंने व्यापक दौरा किया। और मुझे भी उनके साथ जो है उनके कार्यकाल में मैं पार्टी का अध्यक्ष बना। और आपने देखा होगा कि वो पूरे प्रदेश का व्यापक दौरा करती थी, और मिलकर हमने हिमाचल प्रदेश में एक मजबूत संगठन की नींव रखी। कांग्रेस पार्टी में गुटबंदी को हमने ख़त्म किया। ये श्रेय भी मैं रजनी पाटिल जी को देना चाहूँगा, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। और दूसरी पार्टियों से भी बहुत बड़े जो नेता है वो कांग्रेस पार्टी में जो है शामिल हुए, एक बड़ा सकारात्मक माहौल बना। उसके बाद उन्हें पार्टी ने जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी थी, राजीव शुक्ला जी बने, उनका भी हमारे साथ अच्छा सहयोग रहा। और आपने देखा होगा कि उस समय हमने डबल इंजन की सरकार होते हुए हिमाचल प्रदेश में 4 चुनावों को जीतकर देश में एक इतिहास जो है कायम किया। तो अब वो द्वारा बनी है। मुझे लगता है कि हाईकमान ने उनको बहुत सोच समझ के बनाया, और उन्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें हर नेता की कार्यशैली का पता है, किस आदमी की क्या ताकत है, किस आदमी की क्या कमजोरी है, और किस नेता को किस तरह से संगठन का काम देना है, वो अच्छी तरह जानते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने भी जब उनसे बात की तो मुझे भी कोई बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अच्छी तरह जानती हैं।
क्योंकि अभी तो वो बनी है, उनका पहला दौरा है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका जो संगठन में अनुभव है और ख़ासकर हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से उनका रसूख है, जिसे देखते हुए पार्टी आला कमान ने उन्हें फिर से यहाँ प्रभारी बनाया, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सर आपको क्या लगता है? ये प्रश्न मुझसे पूछते रहते हैं। पहली बात जो आपने कही कि 1 मैन 1 पोस्ट, उसका निर्णय जो है पार्टी आला कमान को करना है। हालांकि मुझे लगता है कि हमारी जो पार्टी की मौजूदा अध्यक्ष हैं उन्होंने सुझाव दिया है कि 1 मैन 1 पोस्ट का फार्मूला होना चाहिए। अब इस पर पार्टी आला कमान को, क्योंकि नई प्रभारी बनी है, उन्हें विचार करना। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, बहुत पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता है उनकी भी कई बार इच्छा रहती है और पार्टी आला कमान में भी कई बार मुझसे बात होती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फैसले पार्टी आला कमान को करने हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैंने कहीं भी अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की, क्योंकि पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते जब भी मुझे आदेश हुआ मैंने वो काम किया। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप सब लोग जो है इस बात के गवाह रहे हैं कि मैंने कभी सत्ता की राजनीति नहीं की और ना ही मैंने छीना झपटी की राजनीति की, ना ही मैंने शॉर्टकट की राजनीति की। संगठन की राजनीति की है और हमेशा मेरा ये प्रयास रहा कि संगठन को इकट्ठा करके चलें और जो गुटबंदी है अगर कहीं किसी स्तर पे उसे ख़त्म करने का प्रयास करें। जो भी निर्णय होगा मुझे लगता है पार्टी आला कमान अपने ढंग से करेगी, लेकिन हम सब लोगों का प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का संगठन मजबूत हो और कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसने बहुत मेहनत से कांग्रेस पार्टी को, जब हम विपक्ष में थे, एक विपक्ष की हम भूमिका निभा रहे थे, जिनका योगदान सरकार बनाने में रहा है, उन्हें हताशा और निराशा नहीं होनी चाहिए। मेरा यही कहना है। आपसे नहीं, अपने भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र ये बात करते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या हिमाचल प्रदेश भारत गणराज्य का हिस्सा है या नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश की मदद होती है, ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है। आज जीएसटी के नाम पे कितना ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है, आज कितने टैक्स है जो लगाए जा रहे हैं, हमारा भी तो उसमें योगदान है। और केंद्र सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो राज्यों की मदद करे। और हिमाचल प्रदेश पर्यावरण की सुरक्षा करता है। अगर हम जंगलों की सुरक्षा करते हैं, नदियों की सुरक्षा करते हैं, तभी तो पूरे उत्तर भारत में पानी उपलब्ध है। और देश की सुरक्षा में हिमाचल प्रदेश का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। आज हमारे जो आप देखेंगे जितनी हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, हिमाचल के हमारे जो युवा हैं उनकी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। और जब जब भी देश पे संकट आया, जब जब भी देश की सीमाओं पे अतिक्रमण हुआ, तो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जो है बलिदान दिए। तो अगर हिमाचल प्रदेश की मदद हो रही है, वो हमारा हक है, उसमें कोई आसान नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये सोचते हैं कि ये कोई आसान वाली बात है, तो जो मैंने ये बातें बोली उनका विरोध करके बताया। मैंने शुरू में जब अपनी बात शुरू की मैंने ये बात कही, और आज तो जो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, परिपक्व डेमोक्रेसी अमेरिका है और वहाँ के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के अच्छे मित्र हैं, आज वो ये बात कह रहे हैं। उन्होंने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगाए। मुझे लगता है कि किसी भी मशीन से छेड़छाड़ हो सकती है, कहीं भी प्रोग्रामिंग हो सकती है। अगर पूरे विपक्ष के लोग ये चाहते हैं तो मुझे मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विश्व का कौन सा देश है जहाँ मशीनों से चुनाव होते हैं और जहाँ से ये बन के आती है वहाँ नहीं होते। तो मुझे लगता है कि अगर ईवीएम पर कहीं ना कहीं डाउट है
वो डाउट जायज़ है और इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। नगर निगम में, नगर परिषद में नहीं लाया गया, लेकिन बीडीसी में लाया गया। तो ये जो भी सदस्य चुन के आए ये उनका आपसी मामला। नगर परिषद में उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है सर, लगातार पीछे भी देखा गया है कि इस्तीफा दिया था जो अध्यक्ष। देखिए, वो नगर परिषद के जो हमारे जितने भी वहाँ पार्षद हैं वो उनका आपस का मामला है और मुझे लगता है कि ये कोई गंभीर विषय नहीं है। उन्होंने आपस में किसी समझौते के चलते जो शायद दिया और जल्दी ही जो है नगर परिषद में ये जो अभी कन्फ्यूज़न की स्थिति है दूर हो। हाँ सर, इरिगेशन